आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जी। खासकर उनके लिए जिनके परिवार के सदस्य विदेश में रहते हैं। हम भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 के प्रावधानों के आधार पर मतलब जो जानकारी तैयार की गई है उसके बेसिस पर बात करेंगे हाँ, कि विदेश में बनी जनरल पावर ऑफ अटर्नी जिसे जीपीए कहते हैं उसको भारत में इस्तेमाल के लिए स्टैंप कैसे लगवाया जाए। बिल्कुल, ये स्थिति काफ़ी आम है ना, जब कोई बाहर रह रहा हो और उन्हें भारत में अपनी कोई प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए मकान या ज़मीन है, उसे मैनेज करने के लिए हाँ, किसी रिश्तेदार को पावर देनी हो। हाँ, यहीं रह रहे किसी रिश्तेदार को अधिकार देना हो, तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया के जो ज़रूरी पहलू हैं, उनको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कोई है विदेश में और वो भारत में अपने किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को अपनी प्रॉपर्टी संभालने का अधिकार देना चाहते हैं। उन्होंने विदेश में जीपीए बनवा लिया। जी। अब भारत में उस दस्तावेज को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए मतलब पहला कदम क्या होगा? सुनने में आया है कि जिले के कलेक्टर या जो संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें एक आवेदन देना होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रक्रिया आमतौर पर एक औपचारिक आवेदन से ही शुरू होती है। ये जिले के उपायुक्त या कलेक्टर को दिया जाता है। अच्छा। इस आवेदन में बस साफ लिखना होता है कि भई ये विदेश में बना जीपीए है और हम इस पर भारतीय कानून के हिसाब से स्टैंप लगवाना चाहते हैं। हम्म। इसमें ये भी बताना होता है कि जीपीए देने वाले मतलब जो विदेश में हैं और लेने वाले जो भारत में हैं, उनके बीच रिश्ता क्या है ठीक है। और ये जीपीए किस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए है और ये भी कि आप जो भी स्टैंप शुल्क बनता है वो देने को तैयार हैं। हाँ, वो तो देना ही होगा। हाँ, और जैसा कुछ जगहों पर होता है, जैसे हरियाणा का जिक्र आता है कई बार, तो वहाँ इस आवेदन पर एक छोटा-सा शायद ₹10 का कोर्ट फीस टिकट भी लगता है। तो ये समझिए कि प्रक्रिया की ऑफ़िशियल शुरुआत है। ठीक है। तो पहला कदम हो गया आवेदन, पर सिर्फ आवेदन से तो काम नहीं चलेगा, है ना? दस्तावेज भी तो चाहिए होंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। पहले बात करते हैं उस व्यक्ति की जो विदेश में है, जीपीए दे रहा है, उन्हें क्या-क्या भेजना होगा साथ में? हाँ, दस्तावेज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो जो विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें चाहिए। एक तो उनकी पहचान का सबूत, जैसे उनके पासपोर्ट की कॉपी अच्छा। और वो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब वो खुद साइन करके भेजें। ठीक है। दूसरा उनके विदेश में रहने का प्रमाण, जैसे वीज़ा की कॉपी हो गई या वहाँ को कोई रेज़िडेंस प्रूफ। हम्म। और सबसे जरूरी चीज वो ओरिजिनल जीपीए दस्तावेज और उस पर उसी देश में जो भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट हैं उनकी मोहर और अटेस्टेशन यानी सत्यापन होना चाहिए। हाँ, ये दूतावास वाला सत्यापन तो बहुत जरूरी लगता है। बहुत ज्यादा। ये एक तरह से भारतीय अधिकारियों के लिए आश्वासन है कि दस्तावेज सही जगह से सही तरीके से बना है। और हाँ, एक और चीज, क्या? जिस प्रॉपर्टी का जिक्र है जीपीए में उसके मालिकाना हक का सबूत भी चाहिए, जैसे रजिस्ट्री की कॉपी या सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी। समझ गए। दूतावास का सत्यापन और प्रॉपर्टी के कागजात। अब आते हैं उस रिश्तेदार पर जो भारत में है और जिन्हें ये पावर मिल रही है। उन्हें अपनी तरफ से क्या देना होगा? हाँ, तो जो व्यक्ति भारत में है मतलब जीपीए होल्डर बन रहे हैं, उन्हें भी अपनी पहचान और भारत में रहने का प्रमाण देना होगा। अच्छा। इसके लिए आमतौर पर जैसे फैमिली आईवी अगर लागू होती है तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। इनसे बस ये पक्का हो जाता है कि वो कौन है और यहीं रहते हैं। बिल्कुल, पुष्टि हो जाती है। अच्छा, तो दोनों तरफ के पहचान और पते के प्रूफ हो गए, प्रॉपर्टी के कागजात हो गए और दूतावास से अटेस्टेड जीपीए भी आ गया। एक शपथ पत्र या जिसे एफिडेविट कहते हैं, उसका भी जिक्र आता है। ये क्या चीज है? इसकी क्या जरूरत है? हाँ, शपथ पत्र या एफिडेविट ये भी एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। ये असल में भारत में जो जीपीए होल्डर हैं उनकी तरफ से एक कसम खाकर दिया गया बयान होता है, समझ लीजिए। अच्छा, मतलब एक तरह की गारंटी। हाँ, कह सकते हैं। इसमें कुछ खास बातें लिखनी होती हैं, जैसे वो कंफर्म करते हैं कि वो भारत के स्थायी निवासी हैं। ठीक है। ये भी कि जो जीपीए वो जमा कर रहे हैं, वो एकदम असली है, उसमें कोई हेर-फेर, कोई काट-छाँट नहीं की गई है। हम्म। और अगर भविष्य में कोई गड़बड़ी या धोखाधड़ी निकलती है, तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी उनकी होगी। ओके, ये तो बड़ी बात है। हाँ, साथ में ये भी घोषणा करनी होती है कि जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, उस पर कोई कोर्ट केस या कानूनी विवाद नहीं चल रहा है। और आखिर में जीपीए देने वाले व्यक्ति के साथ उनका रिश्ता क्या है, ये भी बताना होता है। और इसको भी शायद नोटरी वगैरह से सत्यापित करवाना होता होगा। जी हाँ, इसका बाकायदा वेरिफिकेशन होता है। नोटरी या जो भी संबंधित अधिकारी हों उनसे, ये पूरी प्रक्रिया में एक आप कह सकते हैं जवाबदेही लाता है। वाकई काफी सारे दस्तावेज और फॉर्मेलिटीज हैं। तो जब ये सारे कागजात, आवेदन, दोनों लोगों के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी प्रूफ, अटेस्टेड जीपीए
और ये शपथ पत्र सब जमा हो गए जी। और स्टैम्प ड्यूटी भी भर दी, उसके बाद क्या होता है? वो जो फाइनल सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ ड्यूली स्टैम्प्ड, वो कैसे मिलता है? हाँ, तो जब सारे दस्तावेज और जो भी निर्धारित स्टैम्प शुल्क है, वो जमा हो जाता है, तो संबंधित सरकारी दफ्तर जैसे उपायुक्त या कलेक्टर ऑफिस इन सब की बारीकी से जांच करता है। वो देखते हैं कि सब कुछ पूरा है, सही तरह से अटेस्टेड है, शपथ पत्र ठीक है, शुल्क सही भरा गया है, मतलब पूरी फाइल ओके है या नहीं। ठीक है। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार सही पाया जाता है, तो वो एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं। इसी को कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ड्यूली स्टैम्प्ड। जीपीए भारत में कानूनी तौर पे वैध है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि उस जीपीए पर भारतीय स्टाम्प कानून के हिसाब से सही स्टाम्प लग चुका है और अब उसे भारत में उस प्रॉपर्टी के प्रबंधन या जो भी उद्देश्य लिखा है, उसके लिए कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये सर्टिफिकेट ना हो तो फिर उस विदेशी जीपीए की भारत में कानूनी वैधता पर सवाल उठ सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ये याद दिलाना भी जरूरी है कि जो सारी बातचीत हमने की है, ये भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में जो सामान्य प्रावधान है और जो प्रक्रियाएं आमतौर पे फॉलो होती हैं, हमारी समझ के आधार पर है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ जो भी जानकारी या प्रक्रिया का प्रारूप बताया गया है, वो सिर्फ मार्गदर्शन मतलब एक गाइडेंस के लिए है। हाँ, क्योंकि नियम बदल सकते हैं। बिल्कुल। नियम, स्टाम्प शुल्क की दरें, यहाँ तक कि फॉर्मेट्स भी अलग-अलग राज्यों में थोड़े अलग हो सकते हैं और समय के साथ बदल भी सकते हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा जो संबंधित सरकारी अधिकारी हैं, उनसे ताज़ा जानकारी ले लें, कंफर्म कर लें। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। तो कुल मिला के निचोड़ यही लगता है कि दस्तावेज एकदम पक्के और सही होने चाहिए और पूरी ऑफिशियल प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, तभी विदेश से मिली पावर ऑफ अटॉर्नी भारत में सही से काम कर पाएगी। निश्चित रूप से। यही तरीका है ये पक्का करने का कि विदेश में बैठे व्यक्ति का भारत में काम ना रोके और कानूनी रूप से भी सब ठीक रहे। हम्म। और हाँ, एक दिलचस्प बात जिस पर आगे सोचा जा सकता है, वो ये कि क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी राज्यों का विषय है ना, हाँ, स्टेट सब्जेक्ट है। तो विदेश में बने ऐसे दस्तावेजों पर लगने वाला शुल्क भारत के अलग-अलग राज्यों में कितना अलग-अलग हो सकता है, ये भी अपने आप में एक जानने लायक चीज है। हाँ, ये बात तो है। एक ही दस्तावेज पर दिल्ली में अलग, हरियाणा में अलग, महाराष्ट्र में अलग ड्यूटी हो सकती है। खैर, ये वाकई आगे सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।